अस्सलाम वालेकुम। इब्राहिम रईसी की मौत की अब तक तस्दीक हो गई है, बल्कि ये मामला अब ख़त्म होने जा रहा है। इब्राहिम रईसी की मौत कैसे पेश आ गई, हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश कर गया, क्या जो थ्योरीज हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं, क्या इसके पीछे भी कोई है, या फिर ईरान ने क्यों इस चीज़ पर एक तहक़ीक़ाती टीम कायम की और इस पर रिपोर्ट बनाने के लिए कहा। इसके अलावा क्या वाकई इब्राहिम रईसी एक मुतनाज़ा शख्सियत के मालिक थे, उनका इस एक्सीडेंट में इनका हेलीकॉप्टर क्रैश होना ये अच्छी बात हो गई है या फिर बुरी बात हो गई है। फिर क्यों ऐसे लोग हैं, बाज़ी लोग जो इसको तशवीशनाक करार दे रहे हैं, मुसलमानों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक बता रहे हैं, या फिर ऐसे लोग भी हैं जो इस एक्सीडेंट को खुशहाली के तौर पर मनाते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों पर बात होगी, लेकिन अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म कुमरान टीवी नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप लोगों से पुरजोर मुतालिबा है, क्योंकि हमारी 1000 की टारगेट अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है, और इसको अगर पूरा करने वाला कोई है तो आप लोग ही हमारी हेल्प कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले इब्राहिम रईसी जो 20 तारीख की सुबह उनकी हेलीकॉप्टर की जो मलबा है वो टीम को मिलते हैं, जो तहक़ीक़ाती टीम वहाँ काम कर रही थी, मुख्तलिफ ममालिक के रेस्क्यू टीम जिसमें तुर्की शामिल हैं, और तुर्की के जो ड्रोन है उन्होंने ही इस चीज़ को फाइंड आउट किया कि उनका रईसी का हेलीकॉप्टर कहाँ क्रैश कर चला गया और कहाँ उनको वो मिल गया, जिसके लिए जारी रहा था काम। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये बताऊँ आप लोगों को कि इतवार के दिन यानी कि 19 तारीख के शाम को अज़रबैजान के मशरक़ में किसी डैम का इफ्तिताह होने जा रहा था, और उसी इफ्तिताह में इब्राहिम रईसी जो ईरान के सदर हैं और साथ साथ ईरान के वज़ीर ख़ारजा जिसका नाम अब्दुल हयान है, वो भी शामिल थे इस टीम में। तो 9 बंदे इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, अज़रबैजान के गवर्नर भी शामिल थे, और इसके अलावा हेलीकॉप्टर के जो अमला होते हैं वो भी, और इब्राहिम रईसी की सिक्योरिटी के जो चीफ थे वो भी इसमें सवार थे। तो अज़रबैजान में किसी डैम का इफ्तिताह करने के बाद इब्राहिम रईसी अपने साथियों समेत, और सिर्फ यही एक हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि 2 हेलीकॉप्टर्स और इस काफ़िले में शामिल थे, जो पीसफुली पुरअमन तरीके से अपनी मुकाम तक पहुंच गए, बट अनफॉर्चुनेटली इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच सका। और उनकी क्लिप्स आप लोगों को नज़र आएंगी जिसमें इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर में बैठे हुए वो मुख्तलिफ चीज़ों का जायज़ा ले रहे हैं, नीचे से पूरे उनको उनकी सारी टीम को दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ अफसोसनाक बात ये आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि इस पर भी अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन से भी ये बात पूछी गई कि वाई इज़ दिस हैपन और इसके ज़िम्मेदार कौन है। तो उन्होंने कहा कि जब 45 या 50 साल पुराने हेलीकॉप्टर में आप बैठ के जा रहे होंगे तो आपको यही कुछ मिलेगा जो अनफॉर्चुनेटली हो गया। ये उनका कंसर्न है कि और दूसरा यहाँ ये भी वजह बताया जा रहा है कि ईरान में चूँकि अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ की कंपनीज, जिस ज़ाहिर बात है दिल्लीकॉप्टर्स, एरोप्लेन्स और उन्हीं सारी चीज़ों की भी दोबारा रिपेयरिंग के लिए आप लोगों ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट करनी होती है, लेकिन इस पर तो बैन, बड़ी हद तक चीज़ों पर बैन लगे हुए हैं। इसलिए दिस इज़ द रीज़न कि पिछले कई दिहाइयों से जैसे ही अमेरिकन सैंक्शंस बढ़ा दी गई है, तो इसी तरह उनकी जो ओवरऑल बिजनेस की बात की जाए या ऐसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना हुआ है। और यही वजह है कि कई दिहाइयों से वहाँ हेलीकॉप्टर क्रैश, एरोप्लेन क्रैश, ऐसी किस्म के वाक़यात में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ है कि जो पूरी जिस तरह रिपेयरिंग होनी चाहिए थी, जिस तरह काम होना चाहिए था, स्टैंडर्ड चीज़ें लेके जाना चाहिए, वो नहीं हुआ। और जो जेन्युइन रीज़न बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर क्रैश क्यों कर गया, वो ये है कि जिस इलाके में हेलीकॉप्टर सफ़र कर रहा था वहाँ धुंध की वजह से रईसी के हेलीकॉप्टर ने हार्ड लैंडिंग करनी पड़ेगी। हार्ड लैंडिंग क्या चीज़ है? जैसे ही आपको किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आपने लैंडिंग करनी होती है तो एरोप्लेन को तो एयरपोर्ट या ऐसी कम से कम प्लेन जैसी देखनी पड़ती है, लेकिन हेलीकॉप्टर को कम से कम ऐसी जगह पे लैंडिंग करना होता है जहां वो लैंडिंग कर सकता है। और इस बार हेलीकॉप्टर ने हार्ड लैंडिंग करी, अचानक धुंध सामने आया, और धुंध के बायस हेलीकॉप्टर ने जैसे ही वहाँ हार्ड लैंडिंग करी और इसमें अनफॉर्चुनेटली नाकाम हो गई। और इसके बाद फिर चीज़ें इन्फॉर्मेशन को मिली, ईरानियन हुकाम को इन्फॉर्मेशन मिली कि हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, तो उन्होंने फ़ौरन वहाँ मुख्तलिफ ऑपरेशंस करने की कोशिश की, और तुर्की और दूसरे ममालिक को भी इस ऑपरेशन में शिरकत की दावत दी। तो तुर्किश जो ड्रोन उनके होते हैं उन्होंने फिर ख़ास वही इस लोकेशंस को ट्रेस कर ली कि हेलीकॉप्टर का मलबा किधर पड़ा हुआ। लेकिन ये वक्त पे नहीं हुआ, क्योंकि शाम को हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद कम से कम 8 घंटे बाद सुबह इसको फाइंड आउट किया जा सका है। मलबे तक पहुंचने के बाद ही ये तस्दीक कर दी गई, उनको डेड डिक्लेयर किया गया ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी को, और साथ साथ उनकी वज़ीर ख़ारजा अब्दुल हयान, और इसी तरह जो अज़रबैजान के गवर्नर शामिल थे, और कम से कम 9 अफराद इसमें शामिल थे, जिसमें हेलीकॉप्टर की जो अमला होते हैं और इब्राहिम रईसी की सिक्योरिटी अमला भी मौजूद थे। अनफॉर्चुनेटली उन सारों को डेड डिक्लेयर किया गया। और ऑपरेशंस करने में, उनको फाइंड आउट करने में, मलबा तक पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी इसलिए सामने आ गई थी क्योंकि वो इलाका ही काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल, बहुत ज़्यादा सर्द
ठंड के बावजूद और मौसम की सूरत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो बहुत सारी एफर्ट्स कोशिशें के बावजूद भी वक्त पे मलबू तक ना जा सके। और दिस इज़ द रीज़न कि फाइनली 20 तारीख की सुबह ही ये इन्फॉर्मेशन मिली कि दे हैव बीन फाउंड डेड, और ज़िंदगी की कोई भी आसार वहाँ नहीं मिली जहाँ हेलीकॉप्टर क्रैश कर चला गया था। अब एक नज़र डालते हैं इब्राहिम रईसी की ज़िंदगी पर। 63 साल उनकी ज़िंदगी रही और 2021 को जैसे ही उनको सदर का मनसब संभालना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में ईरान फंसा हुआ था। एक तरफ अमेरिकन सैंक्शंस का सामना कर रहा था और यही वजह था, सैंक्शंस की वजह से ईरान मुआशी तौर पर बैठ चुका था और अभी भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं उनको मुआशी चीज़ों को लेकर। मईशत उनकी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में है। और इसके अलावा 2023 में एक हैरानकुन तौर पर सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में एक मुआहदे पर साइन हो गई, दस्तखत हुआ, और इस मुआहदे के मुताबिक ईरान और सऊदीया के जो ताल्लुकात थे वो बहाल हो गए थे और एक दूसरे के मुल्क में पहले सिफारत खाने तक नहीं थे और सिफारती ताल्लुकात उनका बहाल हो गया था। 7 अक्टूबर को गज़ा में शुरू होने वाले जंग में ईरान ने काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई और यही वजह था कि रिसेंटली 20 अप्रैल 2024 को ईरान की तरफ से इजराइल में पहली बार इस रीजन में, इस खिता में सैकड़ों मिसाइल्स और रॉकेट दागे दी गई, जो इजराइल के लिए एक सरप्राइज से कम नहीं थी। उन्होंने पहले ऐसी इतनी बड़ी शिद्दत का हमला अपने आप पर होते हुए कभी नहीं देखा था, जिस तरह के ईरान ने बहुत ही शिद्दत के साथ इतनी सारी मिसाइलें दागी दी थी और उनको एक अंदाजे के मुताबिक मोर देन $1.5 बिलियन का नुकसान हुआ था। और क्योंकि उनकी जो डोम्स मिसाइल सिस्टम था जिससे वो मिसाइल्स को कंट्रोल करते हैं, इजराइल के हदूद टेरिटरी में गिरने से बचाते हैं, उन चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था उनका। इब्राहिम रईसी ने अपने करियर का आगाज़ 20 साल से किया और 20 साल की उम्र में वो एज अ प्रोसिक्यूटर उन्होंने काम किया और वो उन 49 जजेस में से एक जज थे जिनकी ट्रिब्यूनल से काफ़ी ज़्यादा सियासी हरीफों को उनकी सियासी नज़रियात की वजह से उनको सज़ाएँ सुनाई गई, जो पहले से ईरान की हुकाम का सज़ा काट रहे थे, जेलों में सज़ा काट रहे थे, कि दोबारा उन पर ऐसी सज़ाएँ सुनाएं जिनकी वजह से लगभग 5000 कैदियों को फांसी चढ़ाई गई और उनको इज्तिमाई तौर पर कब्रों में दफनाया गया था। जिन खुफिया ट्रिब्यूनल्स में इब्राहिम रईसी ने एज ए जज काम किया था, उन्हीं ट्रिब्यूनल्स को बाद में डेथ कम्युनिटी का नाम दिया गया और डेथ कम्युनिटी से मशहूर हो गए।